क्या हुआ था कल, बता दीजिए सर। वित्तीय केंद्रीय बस राज्य वित्तीय होने हैं, केंद्र राज्य संबंध पड़ गए थे, प्रशासनिक संबंध हो गए थे और विधायी संबंध हो गए थे, वित्तीय संबंध रह गए थे। ठीक है, डालिया हेडिंग केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध देखिए, अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 268 से 272 के मध्य, अनुच्छेद 268 से 272 के मध्य 272 के मध्य केंद्र राज्य कर स्रोतों का, कर यानी टैक्स, कर स्रोतों का, कर टैक्स, कर स्रोतों का उल्लेख किया गया है। डालिया हेडिंग अब केंद्र सरकार के प्रमुख कर स्रोत। ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, वो आप बताइए। केंद्र सरकार, हाँ बिल्कुल सही है। आयकर, जीएसटी, वो एक ही बात होती है। नहीं, एक बात का जीएसटी अलग है, आयकर अलग है। आयकर इनकम टैक्स है, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर जो किसी भी चीज को खरीदने के लिए आता है, वो राज्य भी लगाता है, केंद्र भी लगाता है। सर केंद्र सरकार के आपने क्या बोला था अभी, प्रमुख स्रोत कर कौन कौन से, जैसा इन्होंने बताया, पहला आयकर लिख लो, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। निगम कर लिख लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं इसको। और बताएं कौन से हैं। तीसरा लिख लीजिए केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा कर, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं। वेल में लिख लीजिए, बाकी आप पढ़ेंगे। सीमा शुल्क बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। सेवा कर इत्यादि। और आपके मन में जो आ रहा हो सेंट्रल का वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए राज्य सरकार के प्रमुख कर स्रोत। राज्य सरकार के प्रमुख कर स्रोत। और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं।
अबकारी कर, मनोरंजन कर, भूमि कर, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, सर जो रोडों का लगता है टोल टैक्स वो किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ये सर क्या है? अधिकारी अभिकारी शराबरा बिकती है, इससे जो टैक्स जाता है सबसे ज्यादा कमाई अबकारी टैक्स से ही है इस समय यूपी गवर्नमेंट। जीएसटी लिख सकते हैं, दोनों में आ जाएगा जीएसटी, केंद्र में भी और राज्य में भी। कोरोना काल में सर इसी पे सब ज्यादा होता ही है सबसे ज्यादा। ठीक है। कौन सा बैंक? सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक की कहाँ पे आती है? स्टेट की कोई बैंक होती है? सब सेंटर आरबीआई के पास अपना रुपया रखेंगे तब आपसे बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। कुल कर राजस्व का 17%, कुल कर राजस्व का, कुल कर राजस्व का 70% केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। 70% केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। 30% का राज्यों के हिस्सों में आता है। 30% कर राज्यों के हिस्सों में आता है। केंद्र सरकार अपने टैक्स पोल के या टैक्स पोल का, केंद्र सरकार अपने टैक्स पोल का टैक्स का कुल टैक्स का एक भाग राज्य सरकार को देती है। एक भाग राज्य सरकार को देती है या दिया जाता है। राज्य सरकार को दिया जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है। और इस उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो 70% टैक्स कौन वसूल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और राज्य सरकार को मात्र कितना मिल रहा है? 30%। लेकिन जो 30% मिलता है, इस 70% में भी एक सहारा बनाएगी कुछ टैक्स। किसके सहारे से? वित्त आयोग तय करेगा कि कितना टैक्स देना है और वो पैसा जाएगा किसके पास? वित्त आयोग। ठीक है, 15वें वित्त आयोग हमने पढ़वाया था, उस समय 42% टैक्स का पैसा किसे बांट देती थी? वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति से। कहीं स्थितियां खराब है, जैसे आपने देखा तमिलनाडु में कल तूफान आया है, तो जैसे जिस राज्य की जैसी स्थिति होगी उसी का तय करेगा कौन? हमारा वर्तमान में 16वें वित्त आयोग की घोषणा हो चुकी है, जो 2025 में अपनी रिपोर्ट देगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहले के याद रखना, पहले वित्त आयोग के कौन थे? 14वें के कौन थे? 15वें के कौन है? और 16वें के बताओ। वित्त आयोग तो पढ़ा चुके हैं। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं?
कितने अध्यक्ष? अरे अध्यक्ष तो एक ही होगा, कॉमन सेंस है। सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। मैंने ये भी बताया था, जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री और जो सदस्य होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। सदस्य में से एक की योग्यता हाईकोर्ट के जज के समतुल्य होनी चाहिए। वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वो रिपोर्ट संसद में पेश करेगा वित्त मंत्री के सहारे, और वित्त मंत्री जब उस पर रिपोर्ट पे चर्चा होगी तो वही चीज बन के आएगी बजट। क्या बन के आएगा? तो वित्त आयोग एक तरह से क्या कर रहा है? बजट का क्या करेगा? निर्माण। ठीक है, चलो देख लो पहले 14वें, 15वें, 16वें कौन थे पहले के? पढ़ तो लेते ही हो तुम लोग। बड़े बच्चे कहाँ हैं? देख लिए? डाली हटेगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयु। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग। आयोग कहते समिति कह दीजिए। डालिए पहली शीतलवाड़ समिति। पहली प्रशासनिक सुधार आयोग था ये। सिफारिश कीजिएगा क्या की थी, पैराग्राफ नोट कर लीजिए। लिखेंगे सिफारिश क्या की थी, लिखेंगे संविधान में संशोधन किए बिना, संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिक अधिकार, राज्यों को और अधिक अधिकार या स्वतंत्रता देना, राज्यों को और अधिक अधिकार या स्वतंत्रता देना।
ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, तो ये संविधान में संशोधन मत करिए, लेकिन राज्यों को ज्यादा और ज्यादा क्या दीजिए, पावर दीजिए और स्वतंत्रता दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गई समिति। अगली समिति डालिए राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति। ठीक है, लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष लिखिए पीवी राजमन्नार। अध्यक्ष पीवी राजमन्नार। कौन सी बी? बी कौन सी? पीवी बोला ही कहा, पीवी पीवी राजमन्नार। देखिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित तमिलनाडु सरकार द्वारा सिफारिश लिखिए। इसने 2 सिफारिशें की थी। सिफारिश पहली सिफारिश लिखेंगे, अवशिष्ट विषय समाप्त किए जाए या राज्यों को सौंप दिए जाए। अवशिष्ट विषय समाप्त किए जाए या राज्यों को सौंप दिए जाए, या राज्यों को सौंप दिए जाए। या राज्यों को अभी बता दो। अवशिष्ट विषय लिख लिया। अवशिष्ट विषय समाप्त कर दिए जाए या राज्यों को सौंप दिए जाए। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त की जाए। ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त की जाए। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? कल ही तो पढ़ाई है। कल मतलब जो भी क्लास, पिछला क्लास, IAS, IPS, IFS, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अभी इन्होंने प्रश्न पूछा कि भैया बताइए अवशिष्ट विषय कौन से है, बताएं। आप में से कोई बताए अवशिष्ट विषय कौन से हैं? अभी लिखा हमने, अवशिष्ट विषयों को या तो समाप्त कर दिया जाए या राज्यों को। तो क्या है अवशिष्ट विषय? तुम लोग मुझे जहर खाने को मजबूर होते हैं। रोज चर्चा हुई हो, पिछले क्लास में भी इसी की चर्चा हुई थी, अवशिष्ट विषय। ना 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 ना, गलत जा रहे हो। 3 सूची बताई थी, राज्य सूची और जो भी विषय तीनों में ना आए वो किस में आएगा? आपने तो मतलब बताया था अवशिष्ट का मतलब बचा कुचा, अवशिष्ट सूची का मतलब बचा कुचा। फिर मैंने बोला भी था अवशिष्ट पर्वत अरावली। मुझे इतना तक ध्यान है, जो विषय इनमें नहीं आएंगे, मतलब जब संविधान बना था तब संविधान बनाते समय सभी विषयों को इन 3 कॉलमों में बांट दिया गया। ठीक, संविधान निर्माताओं ने एक पेज खाली छोड़ दिया कि भविष्य में कोई ऐसा विषय जो इस समय नहीं है उस समय होगा तो उसको किस में डाल दीजिएगा? जैसे हमने बताया था पूरा IT सेक्टर, आज इंटरनेट देख रहे हो, ऑनलाइन सेवाएं देख रहे हो, पैसे का ट्रांसफर कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या हमारी अंतरिक्ष सेवाएं हैं जितनी, भाई हम लोग भेज रहे हैं मंगलयान चंद्रयान, उस समय थोड़ी ना था, तो वो सब विषय किस पे है? और अवशिष्ट पे सारी शक्तियां दी किसे गई हैं? सन। तो उन्होंने बस यही कहा या तो खत्म कर दो या किसको दे दो। ठीक है, याद रहेंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगी कल।
सरकारिया आयोग डाल दिया। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग ये उसी साल बना था जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था? 1983। देखो ये याद है, देखो 1983। तो ऐसे ही याद किया करो, कोई सन जो भूल जाओ उसे किसी चीज से लिंक कर दो। कब बना था सरकारी आयोग? 1900। अध्यक्ष लिखिए RS सरकारिया, RS सरकारिया, RS सरकारिया। इन्होंने रिपोर्ट दी थी, लिखो 1987 में। रिपोर्ट कब दी? 4 साल बाद, 1987 में। दो सदस्य थे इसके, लिख लीजिए। 2 सदस्य थे, एक शिवरमन, हाँ एक शिवरमन और एक RS सेन। 2 सदस्य थे इसके अध्यक्ष के अलावा। सिफारिश लिखिए इन्होंने क्या की, या नोट करके लिख लीजिए। लिखेंगे इन्होंने कहा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र और मजबूत हो, केंद्र और मजबूत हो, केंद्र और मजबूत हो, केंद्र और मजबूत हो। ठीक है, तो देश की अगर एकता अखंडता बनाए रखनी है तो सेंटर को हमें मजबूत करना हो। प्रश्न आया था सरकारिया आयोग इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? सरकारी आयोग बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध याद रहेगा। तो सरकारी आयोग हम लोग केंद्र राज्य संबंधी पढ़ रहे हैं तो याद है। अगली डालिए वेंकट चलैया आयोग, वेंकट चलैया आयोग नाम है, वेंकट चलैया। स्वाद नहीं दे रहा है। वेंकट चलैया आयोग नहीं लिख पाओगे? देखिए दो वेंकट चलैया, तेईस फरवरी 2000 को बना, 23 फरवरी 2000 को बना। तेईस फरवरी 2000 लिखेंगे। अध्यक्ष लिख लीजिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया। चलिया बहुत चलिया, ठीक है। सिफारिश लिखो, लिखो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति हो, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति हो, जिसमें 4 सदस्य हो, जिसमें 4 सदस्य हो।
4 सदस्य होंगे, एक तो प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, एक उपराष्ट्रपति और एक लोकसभा अध्यक्ष। मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, आप लिखो। सब लोग इसी स्कूल में ही पढ़ते हो हैं? सब नहीं पढ़ते? सर ये पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ से? बीए सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, सर हमारे पास पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, एमए पॉलिटिकल। और बाकी सब लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए है, कुछ और बीए तो करा ही होगा, एमए तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे। बीए में भी थी सर। बीएससी वाला कोई नहीं है? बीएससी पीसीएम जेडपीसी वाई जेडपीसी पीसीएम। साइंस जिसकी अच्छी होती है बीएससी कर रहा है तो रेलवे की वैकेंसी जरूर दे, बहुत बड़ा वेंटेज है उसमें साइंस का। मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस तो आती नहीं है, 10 नंबर की एलपी में थी, प्री में मेंस में हटाई थी। क्या है? अगर साइंस अच्छी हो तो रेलवे का बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। देखो जो एनटीपीसी आ रहा है उसमें भी 30 नंबर की साइंस आती है, करंट साइंस जीएस, लेकिन सबसे ज्यादा साइंस। रेलवे की आती फॉर्म भर गए, एक इंटर लेवल के भरे गए थे, ग्रेजुएट लेवल के 2 लेवल पे आए थे। एनटीपीसी वो मत समझ रहे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है एक हमारी महारत्न, ठीक है। चलो नॉन टेक्निकल होता है। चले डालिए पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ऐसे बीए जो करते हैं इनके जो सब्जेक्ट होते हैं ये आगे सिविल के लिए बहुत अच्छे हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करो, यही तो है सब जीएस का मामला। डालिए पुंछी आयोग। 27 अप्रैल 2007, 27 अप्रैल 2007 इन्होंने रिपोर्ट दी थी 31 मार्च 2010। रिपोर्ट लिखिए कब दी थी? 31 मार्च 2010। सिफारिश लिखिए 2010। सिफारिश 31 मार्च 2010। दिन और रात के बराबर होते हैं? पढ़े होंगे, मैंने जरूर पढ़ाए होंगे आपको। अक्षांश देशांतर जरूर पढ़ी होंगे। 23 खुद दिमाग लगाओ, दिन बराबर होता उस समय। ठंडों में दिन बराबर होगा कल? हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर। प्रश्न आया था ज्योग्राफी से एसएससी में अभी कि बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसमें गर्मियों के दिनों में क्रिसमस का त्योहार होता है? किनके दिनों में? ऑप्शन थ्योरी में बना दे रहा हूं आपको। ये ध्यान रखना कि उस समय कहाँ होता है? दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। कौन सी आयोग रिपोर्ट लिखी है? रिपोर्ट लिख लीजिए कब थी उसने? 31 मार्च 2010। लिखेंगे सिफारिश राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की जाए जिसका संबंध क्षेत्रीय दलों से न हो।
जिसका संबंध क्षेत्रीय दलों से ना हो, जिसका संबंध क्षेत्रीय दलों से ना हो। इसका संबंध दलों से ना हो। ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए संसदीय समितियां। हम छोड़ आए थे समितियां। दो तरह की समितियां होंगी, एक स्थायी और एक अस्थायी। सर इसके पूंजी आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। आरएस पूंजी ठीक है। एक कैसी होंगी समितियां? स्थायी परमानेंट, पूरे साल अस्तित्व में रहेंगी। इनका कार्यकाल होता है 1 साल, जो किसी विशेष मौके पर किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाएंगी, उनको क्या बोलेंगे? समितियां। संसदीय समितियां पहले तो बनाई क्यों जाती हैं, आप ये बताओ। समितियां क्यों बनाई जाती हैं? जो भी लॉजिक है दिमाग में बता सकते हो, क्यों बनाई जाती होंगी समितियां? जैसे वर्तमान संसद है, काम ज्यादा है, समय कम है, तो इन्होंने क्या कर दिया, समितियां बना दी और कामों को बांट दिया, जिससे जल्दी काम हो पाए। तो भैया तुम दोनों लोग ये काम करोगे, तुम 2-4 ये करोगे, तुम ये 10-20 ये करोगे, इस तरह। तो जो पूरे साल अस्तित्व में रहती है स्थायी समिति। इन संसदीय समितियों का उद्भव हुआ है ब्रिटेन से, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। भारत में भी हम इन समितियों का प्रयोग करते हैं। स्थायी समिति मेनली 3 है, जिसमें वित्तीय 3 समितियां आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। एक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, मेन ये 3 है। बाकी क्या होंगी, जिनका समय पर जरूरत है तो बुला लिया, अन्यथा अस्तित्व में नहीं है। और जो स्थायी होंगे उनका कार्यकाल कितना रहेगा? लोकसभा अपने ही सदस्यों में से या राज्यसभा दोनों मिलकर बना सकते हैं, केवल एक बना सकती है, या दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, दो कुछ लाइनें हैं वो लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए, इन समितियों का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। इन समितियों का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। वर्तमान में इनका अधिक प्रयोग अमेरिका में होता है। इनका अधिक प्रयोग अमेरिका में होता है। ठीक है, तो आई कहां से है? ब्रिटेन। और है कहां पर? प्रयोग कहां हो रहा है? अमेरिका। आगे ऐसे लिखेंगे, भारत में इसका प्रावधान, भारत में इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम लिख सकते, सॉरी सरकार नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा? पढ़ा था नहीं? पढ़ा नहीं? पढ़ा। चलो पूछते हैं, पहले देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 से हुआ है।
1921 में पहली बार भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया। 1921 में पहली बार भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया। संसदीय समितियों का गठन किया गया। उन्नीस सौ 1921 में भारत में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी और नंबर 2 अस्थायी। स्थायी और नंबर 2 अस्थायी। अगली लाइन से लिखेंगे समितियों में गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य होना चाहिए। समितियों में गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य होना चाहिए। 1/3 सदस्य। भारत शासन अधिनियम तुम लोगों ने पढ़ा था, अभी कबूला है, तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या बताया था? उम्मीद है मुझे जब देखना ही एक ही आप बच्चे हैं बता देंगे। बताओ। ऑप्शन चारों गलत दे दूंगा। अरे ध्यान करो। क्या नाम था इसका? सुधार अधिनियम। नहीं था, ये 1909 वाले का था। ये था, यही था। मॉन्टेग्यू चेंज कोड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेंज कोड वायसराय उसमें बताए थे, आपको पढ़ाए थे। क्या हुआ था इसमें खास? अरे प्रांतों में द्वैध शासन लगवाया गया था, सांप्रदायिक चुनाव का विस्तार किया गया था। ध्यान है, मैंने बताया था कांग्रेस की पार्टी के साथ दूसरी पार्टी बन गई मुस्लिम लीग, तो अलग अलग चुनाव करा दिए थे। 1909 में उसी को बढ़ावा दिया था। 1919। चलो कोई बात। डाली हेडिंग संसदीय समितियों का महत्व। डाली हेडिंग संसदीय समितियों का महत्व। गणपूर्ति तो जानते हो सब लोग है? गणपूर्ति संसद की गणपूर्ति लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी। शायद नहीं लिखवाई थी। देखो एक चीज सुनो, आर्टिकल 100 ये देख लो, सही छूट गया हो, पहले बीच में रह गया हो। आर्टिकल 100 में चर्चा है कोरम या फिर ये समझ लो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम सदस्य संख्या। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मान लो किसी दिन बारिश हो गई और बच्चे आए 4 या 5 या 6 आ गए, तो मैं कहूँ यार कम से कम 10 आते तो पढ़ाते, अन्यथा छुट्टी करते। तो कम से कम सदस्य संख्या क्या कहलाती है? ऐसे ही संसद की गणपूर्ति, इसका जिक्र है संसद की गणपूर्ति का। संसद गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? किसी भी सदन की बैठक, अगर मैं लिख दूं किसी भी सदन की बैठक संचालित करने के लिए, बैठक संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 10% या 1/10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? संसद का बता रहा हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति बोलते। इसको कहीं लिख लो, आर्टिकल 100 को रह गया होगा, उसके बाद इधर बता।
लिखा है सर लिखवाया। उसकी मैं पहले भी बता रहा आपको। चलो जिसका नहीं है वो नोट करके फिर आगे साइड में कर लेना, यहाँ मत करना संसदीय समितियों। तो आप बताओ लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 545 है, 10% कितने हो गए? 545। अरे 54.3 हो गए, तो आप 55 मान लो। ऐसी राज्यसभा में 245 है तो 24.5 तो 25 मान लो उसे। इतने लोग कम से कम आए तो सदन चलेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा क्यों रखा? पता लगा एक दिन 3 ही 4 लोग बैठे पहुंच गए संसद और सब कानून बनट बदल डाले, एक ही पार्टी के पहुंच गए, तो बदल सकते हैं कि नहीं? जब बहुमत ज्यादा होगा तब कैसे मिलेगा? जब ज्यादा बहुमत हो गया किससे ज्यादा? तो बीजेपी की बात कर रहे थे। सर जैसे बीजेपी को तो हमें 2 बना सकते हैं। बीजेपी के लोग ज्यादा उनकी सीटें हैं तो बना 2/3 से बहुमत पास कर तो बनाते नहीं कानून। 370 हटाई, ऐसे ही तो हटा पाए, तो बहुमत था। तो वैसे है ना लोकसभा में तो आपको दिखता है, लेकिन राज्यसभा में तो नहीं दिखता। राज्यसभा में तो सभी बैठे हैं, ये बात है नहीं। केवल एक सदन से काम चलना नहीं, चल रही है दोनों सदन। इसीलिए देखो 370 क्योंकि बहुत बड़ा था, इसीलिए पहले राज्यसभा से पास करें। पता लगा लोकसभा से हो जाती, राज्यसभा में अटक जाती, राज्यसभा से पास हो गई, टेंशन नहीं। ठीक है, तो संसदीय समिति के लिए गणपूर्ति कितनी हो गई? 10%। अरे नहीं, जो समितियां लिख रहे हैं उनके लिए भी लिखवाई है 1/3। जितने भी सदस्य होंगे उसके कम से कम कितने होने चाहिए? 1/3। जैसे मान लो 30 सदस्य है तो 1/3 कितने हो गए? 10। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 10। ये तो आर्टिकल तो मुझे लगा कि रह गया था, इस वजह से मैंने यहाँ लिखवा दिया संसद की समिति के लिए। ठीक है, लिख देंगे। क्या डाली हेडिंग? क्या? महत्व। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, ये कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए संसद के पास उत्तरदायित्व अधिक है, परंतु समय का अभाव है। लेकिन समय का अभाव है, या समय का अभाव होता है। उत्तरदायित्व अधिक है और समय का अभाव होता है। लेकिन समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्व को बांट दिया जाता है। समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्व को बांट दिया जाता है, जिससे कार्यों का निपटारा शीघ्र होता है।
देखिए अगली हेडिंग डालिए, विशेषज्ञता को प्रोत्साहन। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन। देखिए किसी उद्देश्य विशेष के लिए समिति का गठन किया जाता है। किसी उद्देश्य विशेष के लिए समिति का गठन किया जाता है। तो उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो उस क्षेत्र के सदस्य हैं, ठीक है। ऐसे विशेष कोई हमने बनाया रेलवे से रिलेटेड, तो उसमें रेलवे के जो मेन लोग हैं उन्हीं को रख लिया, जिससे वो आसानी से बता सके क्या कमी है क्या अच्छाई है। ठीक है। अगला डालिए गोपनीयता, हेडिंग डालिए गोपनीयता को बनाए रखने में सहायक। गोपनीयता को बनाए रखने में सहायक। अगला पॉइंट है गोपनीयता को बनाए रखने में सहायक। लिखेंगे संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक संवेदनशील विषयों पर चर्चा, सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील, फिर से बोलता हूं, संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक संवेदनशील विषयों पर चर्चा करनी होती है। संवेदनशील अनेक विषयों पर चर्चा करनी होती है, जिसे खुले सदन में नहीं किया जा सकता, जिसे खुले सदन में नहीं किया जा सकता। पर संसदीय समितियों पर इन पर चर्चा की जा सकती है, पर संसदीय समितियों में इस पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं नहीं चाहते कि भैया सब लोग इस विषय पर चाहे, तो उनको किसको दे दिया, समितियों को। अगला पॉइंट लिखेंगे सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के मध्य, सत्ता पक्ष व विपक्ष के मध्य सहयोग का प्रोत्साहन मिलता है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, लोकसभा व राज्यसभा के आपसी संबंध को, लोकसभा व राज्यसभा के बीच आपसी संबंध को प्रोत्साहन मिलता है। आपसी संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ज्यादातर समितियों में दोनों के ही सदस्य होते हैं। ज्यादातर समितियों में दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं। सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है।
समझ गए होंगे? कोई ऐसा पॉइंट देखो पढ़ के एक बार, दिक्कत लग रही हो, वैसे नहीं लगता, लैंग्वेज इतनी सरल है। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आ रहा हो, तुम लोग हाँ तो कर देते हो, फिर अगले दिन सन्नाटा हो जाता है, नहीं हो जाता? तुम लोग को दवाई बतानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था ना बताओ, लेकिन अब बताती जाओ। तो इसका हाँ, बढ़ावा दो। पूरा सेंटेंस पढ़ो, शुरू से संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती है, तो इसी में कोई डाउट हो तो पूछो। आराम से पढ़ना, ऐसे पढ़ो कि दोबारा कोई पूछने के लिए बैठा नहीं रहेगा, ठीक है? कोई चीज दोबारा थोड़ी ना लौटेगी। क्यों बनाई जाती है तो पता लग गया, विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। समय कम है, काम ज्यादा है, तो काम को बांट दिया गया और सभी को आपस में क्या कर दिए गए, कामों का बंटवारा कर दिया गया, जिससे हमें आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। दोनों सदन आपस में सही चलते, सत्ता पक्ष व विपक्ष सहयोग से रहते हैं। कोई डाउट नहीं? मैं पूछूं फिर प्रश्न? चलो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं? समिति में एग्री से तो पाई लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग डाल दो, संसद की स्थायी समितियां। बताओ ना। अरे क्या चीज? खुले सदन में पूरी लाइन पढ़ो आप। हाँ, खुले सदन में क्यों नहीं कर सकते? अच्छा एक खुद बताओ, जो चीज हमने गुप्त रख रखी है वो सबको बतानी जरूरी है? आपने पैसे कहीं घर में छुपा के रखे, सबके सामने चर्चा करोगे अकेले में? तो बस वही है कि हम भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि कम लोगों को जानकारी मिले, इसीलिए उन्होंने कहा कि खुले सदन में हम ऐसी बातें नहीं करें, ठीक है? देखिए
इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं हो। स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति अगर कोई पूछे तो यही है प्राक्कलन समिति। ठीक है, बड़ी के आधार पर की जाती है, सदस्यों के आधार पर। तो जिसके सदस्य ज्यादा वो सबसे बड़ी समिति, जिसके सदस्य कम वो कम। ठीक है, जैसे आप संविधान के किसी मुद्दे पे चर्चा होती है तो कोई एक जज सुनवाई नहीं करता, कहते हैं पीठ तैयार करेगी। पीठ मतलब कम से कम 5 जजों का समूह। अयोध्या फैसला हुआ या कोई बड़ा फैसला कोई एक जज करता है, उसमें 5, 7, 11, 13 जैसे जज हो। आज तक की सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती बाद में बनी है 13 जज। वो भी लिखवाएंगे हम, मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं। हाँ, कार्य में बोलता हूँ, आप लिखिए। बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना। बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना। बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना। उसकी अनियमितताओं को उजागर करना। उसकी अनियमितताओं या गलतियों को लिखते हैं तो ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते संविधान में, तो अनियमितताओं को उजागर करना, ब्रैकेट में आप गलती लिख लो जिससे आपको याद है। उसकी अनियमितताओं को या गलती को उजागर करना। ठीक है, जो बजट बना है, बजट क्या होती है? अच्छा मुझे बताओ, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए हम लोगों को, बजट क्या है? बजट कोई पूछे एक लाइन में बताओ, बजट आर्टिकल कौन सा है? और केंद्र का 112, राज्य का 202 लिखे थे। है क्या बजट? कोई एक लाइन में पूछे तो ये शब्द है या पूछा करो। सरकार जब जो भी सत्ता दल होता है, संसद से जो पैसे की मांग होती है वही है बजट। सत्ता दल जो भी है, जैसे मान लो मैं एनडीए हूं या बीजेपी मोटे तौर पे कह लूं तो मुझे रुपया चाहिए, तो संसद से की गई पैसे की मांग को क्या बोलते हैं? बजट में क्या दिखाया जाता है कि भैया हम किसानों पर इतना रुपया खर्च करेंगे, सेना पर इतना रुपया खर्च करेंगे, इतने रुपए की रोड बनाएंगे, ये चीजें सस्ती करेंगे, ये चीजें महंगी करेंगे। तो वो क्या कर रहा है? बताई तो रहा है कि भैया ये काम करना है मुझे आने वाले साल में। तो काम करने के लिए क्या चाहिए? तो तुरंत संचित निधि से आप बिल पास कर दीजिए, संचित निधि से पैसा दे दीजिए। आगे बात समझ में? तो बजट क्या है? संसद से की गई पैसे की मांग। वो जो प्रावधान लाएगा उसकी जांच कौन करेगा? ये सही वैलिड पैसा मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ है, तो उनकी जांच करने के लिए कौन सी समिति बैठी है? याद रहेगी? अब कोई दिक्कत कल फिर हो जाएगी, नहीं है तो घर की चीज है। अगली डाली लोक लेखा समिति। अगली डालिए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ऊपर लिखी करेगा देखिए इतना सेमी है, फिर हम आगे बताते हैं। इसमें 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष से होता है, मोस्टली विपक्षी दल का नेता होता है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से कार्यकाल 1 साल, मंत्री इसका भी सदस्य नहीं होता। ठीक है, शुरू की बस 2 लाइनों में चेंज है, बाकी सब सेम है। तुम भी ऐसे ही मिटा के मत कर लेना कॉपी कहीं। कार्य लिखने से पहले एक चीज और लिख लेना है।
पढ़ी थी? प्राक्कलन संधि की जुड़वा बहन अगर पूछे किसे कहा जाता है तो लोक लेखा संधि। ठीक है, ये सर निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से अभी बता देते हैं, लिख लो तभी बता देते हैं क्या होता है। बताओ, ये शब्द कई जगह आया है, राष्ट्रपति चुनाव में भी आया, उपराष्ट्रपति में भी आया, लेकिन हम लोग जहां वोट देते हैं वहां ये शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आता अभी लिखो, फिर बताते हैं, कार्य लिख लो तभी बता देते हैं। छुट्टी शादियां वादियां चल रही, छोटे छुट्टी हो। हाँ हो सकता है। ये जो इन्होंने पूछा आपने से बताओ क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये जहां हम लोग वोट डालते हैं वहां ये प्रयोग नहीं होती कभी, ये वही प्रयोग होगी जहां हम वोट नहीं डालते। समझो, अभी हम बताएं पीलीभीत से विधायक कितने हैं? पीलीभीत में 4 विधायक हैं, पीलीभीत, बीसलपुर, बड़खेड़ा और पूरनपुर, 4 विधायक। सांसद कितने हैं? 1 बताएगा। और तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सांसद की। अब सांसद भी वहां वोट डाल रहा है, विधायक भी डाल रहा है, तो उनका जो वोट डालने का तरीका है ना वो एक रेशियो में जाएगा, एक अनुपात में जाएगा कि विधायक डालेगा तो इतना % और सांसद डालेगा तो ज्यादा %। तो उसी को क्या बोल देते हैं? वैध में पढ़ते हैं अनुपात समानुपात, तभी होता है अनुपातिक, कुछ रेशियो तय कर। हमारे वोटों में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग जितना वोट मैंने दिया उसकी भी एक वैल्यू है, आप दो उसकी भी एक वैल्यू, तो वहां ये सब दिखाई नहीं। आजी बात समझ लो, ठीक है। लिखेंगे कार्य, कार्य लिखिए कैग की, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लिखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तुम भूल जाओगे, CAG बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना, सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना, सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना। ठीक है, अगला लिखो, समझा देते हैं, पहले लिख लो। अगला लिखो, यह देखना कि बजट के, यह देखना कि बजट के प्रावधानों को सही तरीके से पारित किया गया है अथवा नहीं। बजट के प्रावधानों को सही तरीके से पारित किया गया है अथवा नहीं। ठीक है, अगला बजट की बुराइयों को उजागर करना, बजट की अनियमितताओं को, ऐसे लिखो, बुराई मत लिखो, गलत शब्द है। बजट की अनियमितताओं को उजागर करना, बजट की अनियमितताओं को उजागर करना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बेटा कौन बैठा है? विपक्ष दल का नेता। अब भाई जो सत्ता में सरकार होगी वो तो चाहेगी खूब सारा पैसा मिल जाए मुझे और मैं अच्छा कर दूं, ताकि वोटर्स मेरी तरफ क्या हो, वो हो। हाँ, तो इसी वजह से यहाँ कौन बैठाया जाता है? जो रिपोर्ट आ रही है, बजट तुम पेश कर रहे हो, कैग ने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है तो उन गलतियों को उजागर करने का काम कौन सी शक्ति करेगी? ठीक है, क्या करता था कैग? आर्टिकल 148 में हमने पढ़ा था कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करता था? अरे हम लोग, आप लोग क्या देते हैं? तुझे जहां जमा होता था संचित निधि और इमरजेंसी आकस्मिक निधि, कौन से आर्टिकल में? 266 और 67।
तो इस पैसे का लेखा जोखा कौन रखता था? कितना पैसा आया कितना गया ये लेखा जोखा कौन रखता है? अब क्या पता ये घोटाला कर दे, आया ज्यादा हो कम दिखाए या खर्च ज्यादा हुआ हो वहां भी कम दिखाए। तो जो इसकी जो रिपोर्ट है उसकी जांच के लिए भी कौन सी कमेटी आती है? क्योंकि इसमें विपक्ष की पार्टी का नेता बैठा है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? अगली डालिए लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति मैं लिख देता हूं। देखिए इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ये भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कार्यकाल 1 साल, मंत्री इसका भी सदस्य कार्य। सर मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यानी पुराना वाला भी नहीं हो सकता? करंट मंत्री, पुराना मंत्री क्यों रहे? बोलते भले हैं लेकिन कहेंगे तो नहीं करते। कार्य लिखिए कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा। सीएजी कैग पूरा नाम लिखना चाहे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना। वही अभी बताया था जो रिपोर्ट आएगी तो उसकी जांच कौन कर रही है? ये समिति भी इसीलिए बनेगी। ठीक है, अगला डालिए कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, अब उसको हटाते हैं। डालिए कार्य मंत्रणा समिति। ये भी सर स्थायी? हाँ स्थायी, अभी स्थायी चल रही है, अस्थायी नहीं चल रही। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए लोकसभा समिति में 15 सदस्य।
लोकसभा की समिति में सदस्य बराबर 15। लोकसभा की समिति में सदस्य बराबर 15। कितने होते हैं? अध्यक्ष लिखो, अगली लाइन से लिखना अध्यक्ष डैश करके कौन होता है? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। ठीक है, अगला लिखिए राज्यसभा की समिति में सदस्य बराबर 11। राज्यसभा की समिति में सदस्य बराबर 11। अध्यक्ष लिखिए सभापति। अध्यक्ष सभापति। कार्य लिखिए कार्य। क्या डालेंगे? अध्यक्ष सभापति, जो है होता है वही सभापति होता। कार्य लिखिए, कार्य लिखिए लोकसभा व राज्यसभा के, लोकसभा व राज्यसभा के दैनिक कार्यों का निर्धारण करना। लोकसभा व राज्यसभा के दैनिक कार्यों का निर्धारण करना। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लास्ट डालिए स्थायी समिति में विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, विभागीय होते हैं, विभागीय समितियां। ठीक है, लिखेंगे इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। अमेरिका में हुई। इसके लिए भारत में 1989 में कानून बनाया गया। इसके लिए भारत में 1989 में कानून बनाया गया। 1989 में कानून बनाया गया। अगली लाइन लिखिए 1993 में 17 विभागीय समितियां स्थापित की गई। 1993 में 17 विभागीय समितियां स्थापित की गई या गठन किया गया। ठीक है, 17 विभागीय समितियों का गठन। अगली लाइन से लिखेंगे 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। रिपीट, 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इस समिति में सदस्य डैश करके लिखिए। इस समिति में सदस्य इस समिति में सदस्य लिखेंगे 31। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा। ठीक है, अगली लाइन से लिखिए 16 समितियों की 16 समितियों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। 16 समितियों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। अगला लिखिए 8 समितियों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति करते हैं। 8 समितियों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति करते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समिति
समितियों का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, डालिए कार्य। कार्य देखिए, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा ये समितियां करती हैं। विभिन्न विभाग के बजट की समीक्षा ये समितियां करती हैं। विभिन्न विभाग के बजट की समीक्षा ये समितियां करती हैं। तथा इनकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांगे पेश की जाती हैं। इसकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांग इसकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांग पेश की जाती है। ठीक है, देखो, एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है। एक समिति एक से अधिक विभाग के बजट की समीक्षा कर सकती है। एक समिति एक से अधिक विभाग के बजट की समीक्षा कर सकती है। ठीक है, विभाग होते हैं रेल विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, तो इनकी जांच करेगी। जैसे मैंने दिया कि मैं रेल का है कि भैया मुझे 1000 रुपए चाहिए खर्च करने के लिए, तो 1000 सही के लिए मांग रहा हूं या गलत, तो वो जांच यही समितियां करेगी। कार्य बंद कर गया समिति। ठीक है, स्थायी समितियां कंप्लीट। अब डालिए अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां अस्थायी समितियां लिखेंगे। इन समितियों का गठन उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। गठन उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। जैसे किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए, प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति का गठन किया जाता है। किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर है प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, दूसरी लिखिए संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति।
संसदीय समिति, संयुक्त प्रवर समिति भी बोलते हैं। संयुक्त प्रवर समिति देखिए, यह किसी घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती है। किसी घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती है। किसी घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती है। अब तक निम्न मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया गया। अब तक निम्न मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। लिखेंगे पहला बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला। अगला हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला। हर्षद मेहता, एक व्यक्ति थे हर्षद मेहता। हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला। ठीक है, हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला। शेयर बाजार जानते हो? सेबी। हाँ सर जानते हैं, लगाते हैं। शेयर बाजार अच्छा है, सही है। कहते नहीं है इतना पैसा है शेयर बाजार पे कि पूरे देश की प्याज बुझा दे, लेकिन उसे जुए की तरह ना खेले। इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो डूबते ही डूबते हैं। 99.9%। इस बार आपका जो बजट आया था उसमें बहुत टैक्स बढ़ा दिया है ट्रेडिंग पे, क्योंकि इस समय का युवा ज्यादातर ट्रेडिंग की ओर भाग रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ा। इसमें वो लोग सफल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबे समय तक पैसा रखना चाहते हैं। और शेयर बाजार में वही कामयाब है जिसपे क्वांटिटी ज्यादा। जैसे मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? 100। और ये मान लो 10 रुपए का शेयर कितने रुपए का हो गया? 1 रुपया बढ़ा तो 1 से बढ़ाओगे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 100। ठीक है, 100 रुपए नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति पे 1 इकाई, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख शेयर। और अगर उस पे 1 लाख 1 रुपया बढ़ा तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? तो यहाँ मेन खेल है क्वांटिटी का। ठीक है, बाकी आप इन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। जब भी भविष्य हो आप SIP सुनते होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टर प्लान, सबसे बढ़िया वो है, वो लगाते रहिए। सिस्टमैटिक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। शीतल पेय में कीटनाशक। शीतल पानी नहीं होता, शीतल पेय। शीतल पेय में कीटनाशक। ठीक है, केतन पारिक शेयर बाजार घोटाला। अगला लिखिए केतन पारिक शेयर बाजार घोटाला। केतन पारिक शेयर बाजार घोटाला। अगला 2G घोटाला। 2G है नहीं, 5G चला रहे हो आज, तो ये 2G कांग्रेस के समय में हुआ था घोटाला। 2G घोटाला। ये जी में जी का मतलब क्या होता है? 2G, 3G, 4G, 5G क्या होता है जी? इस समय चाइना 7G का टेस्टिंग कर चुका है। 2GB। जी का मतलब क्या है? जीबी सर, जीबी। जी का या जीबी से मतलब क्या? जीबी तो एक डाटा नापने की इकाई है। रैम या जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फिफ्थ जनरेशन का यानी 5G। ठीक है, चलिए ये आपकी समितियां हो गई कंप्लीट। ये टॉपिक आपका हो गया खत्म।
अब एक बार दिखा दीजिए टॉपिक क्या क्या बच्चे ने लिखवाए थे। बताओ जोर से पहले। केतन शेयर बाजार घोटाला, केतन पारिक शेयर बाजार घोटाला, पूरा नाम था केतन पारिक। बताओ ला मुझे, तो मैं कॉपी दे पढ़ने में तो आ जाएगा। इधर केंद्र राज्य संबंध हो गए, जीएसटी हो गई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, सीबीआई हो गई, भारतीय राज्य, जम्मू कश्मीर हो गए, ये रह गए राष्ट्रीय चिन्ह, वित्तीय समितियां हो गई, शब्दावली रह गई है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद रह गए तीन टॉपिक हैं आपके, मान लो 3 दिन बाद। ठीक है, हो गया टाइम, खत्म करो 4 मिनट। हाँ तो बंद करो कोई। किसी से बंद होगा? हाँ सर।